राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग लोक अभियोजक एवं सहायक लोक अभियोजक से संबंधित जितने भी प्रावधान सीआरपीसी में एवं भारतीय संविधान में दिए गए हैं, उन सभी पर एक साथ तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। आप लोगों को शॉर्ट स्क्रीन लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, तो मैं सोचा क्यों ना लोक अभियोजक एवं सहायक लोक अभियोजक से जुड़े हुए जितने भी प्रावधान सीआरपीसी में या भारतीय संविधान में किए गए हैं, उन सबको एक साथ आप लोगों को बताया जाए। इससे क्या होगा कि सारे प्रोविजन को जब आप एक साथ देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप एग्जाम में बहुत बेहतर कर सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। ये तो इसी पे ही नहीं, मेरे जितने भी वीडियोज आप देखेंगे इस चैनल पे, सारे वीडियोज में मैं कोशिश करता हूं कि उस प्रोविजन से, जिस टॉपिक पे वीडियो बनाया गया उससे जुड़े हुए जितने भी प्रोविजन उस एक्ट में या अदर किसी एक्ट में दिए गए हैं, उन सब को एक साथ बताया जाए। इसी तरह से हमारी जो ऑफलाइन एवं ऑनलाइन क्लास चलती है, उसमें भी मैं यही कोशिश करता हूं कि को रिलेट करके प्रोविजन को मैक्सिमम बताता हूं आप लोगों को। अच्छा, एक चीज और इन्फॉर्मेशन है कि हमारे यहाँ पीसीएसजे एपीओ एचजेएस की क्लास भी कराई जाती है। उसके लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही साथ हर संडे को शाम 8 बजे से 10 बजे तक फ्री लाइव क्लास चैनल पे चलाई जाती है। आप वहां से जुड़ करके चैनल पे और उस लाइव क्लास का फायदा उठा सकते हैं। आइए, लोक अभियोजक एवं सहायक लोक अभियोजक में तुलनात्मक अध्ययन के बारे में सीआरपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन को मैं यहाँ सम्मिलित किया हूँ। सीआरपीसी की धारा 2पा, ठीक है, 2पा में लोक अभियोजक को डिफाइन किया गया है। ठीक है, एक बार मैं कंफर्म कर लूं, नहीं तो आप लोग कहेंगे सर डिफिनीशन क्लास ही आपको नहीं आ रहा है। ठीक है, आना और याद होना दो अलग अलग चीजें। ठीक है, कोई चीज आना और उसका याद रखना दो अलग अलग बातें हैं। ठीक है, तो फिलहाल चलिए, आ रहा है मुझे, यानी 2पा में ही डिफाइन है क्या लोक अभियोजक। सहायक लोक अभियोजक शब्द नहीं डिफाइन। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे 1 मिनट बैक होते हैं कि जब कोई मामला, क्रिमिनल का मामले की बात मैं कर रहा हूं, जब कोई आपराधिक मामला संस्थित किया जाता है तो उस आपराधिक मामले में जो है न्यायालय में जब मामला पहुंचता है, कोर्ट में पहुंचता है, तो कोर्ट में जो पीड़ित पक्षकार होता है वो जनरली डायरेक्ट अपना पक्ष कोर्ट में नहीं रखता है। बीच में उसकी बात को रखने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत होती है जिसे ही अधिवक्ता कहा गया है, एडवोकेट कहा गया है। ठीक, जब ये एडवोकेट कोई व्यक्ति चाहे पीड़ित हो, अब पीड़ित व्यक्ति हो या आरोपी व्यक्ति हो, अपराधी हो, वो खुद हायर करता है, तब उन्हीं को हम लोग अधिवक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिवक्ता कहते हैं। और जब सरकार की तरफ से हायर करके पीड़ित की तरफ से उसकी बात को कोर्ट में पहुंचाने के लिए नियुक्त किया गया है, तब हम उन्हीं लोग अधिवक्ता साहब को, वकील महोदय को सहायक लोक अभियोजक या लोक अभियोजक या शासकीय अधिवक्ता, ठीक है, या एजी महाधिवक्ता या उन्हीं को महान्यायवादी कहते हैं। यानी जब सरकार की तरफ से किसी आपराधिक मामले में सरकार का पक्ष कोर्ट में रखा जा रहा हो, तब उस अधिवक्ता को अलग अलग नामों से जाना जाता है। या तो उसका नाम लोक अभियोजक होगा, या सहायक लोक अभियोजक होगा, या शासकीय अधिवक्ता होगा, अपर शासकीय अधिवक्ता होगा, जिसको एडीजीसी भी बोलते हैं या डीजीसी बोलते हैं, और या तो महाधिवक्ता होगा या महान्यायवादी होगा। ठीक, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया।
तो कब किसका अलग अलग नाम दिया गया है इसको भी एक लाइन में मैं समझा देता हूं। जब कोई प्राइवेट वकील हायर करता है तब वो तो अधिवक्ता ही कहलाए जाते हैं। इसके अलावा मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में सरकार का पक्ष रखने के लिए आपराधिक मामलों में जो अधिवक्ता होते हैं उन्हीं को सहायक लोक अभियोजक कहते हैं। सहायक लोक अभियोजक की डायरेक्ट वैकेंसी आती है लोक सेवा आयोग के माध्यम से, जिसकी वैकेंसी इस समय उत्तर प्रदेश में चल रही है और उसकी भर्ती प्रोसेस जो है प्रारंभ हो चुका है। दूसरा जो सेशन कोर्ट होता है या हाई कोर्ट, सेशन और हाई कोर्ट में सरकार का पक्ष रखने के लिए लोक अभियोजक या विशेष लोक अभियोजक होता है। लोक अभियोजक या विशेष लोक अभियोजक अधिकारी होता है। और सरकार कभी कभी अलग से, ठीक है, धारा 24 में एक पैनल के माध्यम से भी नियुक्ति होती है जिसको शासकीय अधिवक्ता या अपर शासकीय अधिवक्ता भी कहा जाता है, जिसको डीजीसी या एडीजीसी भी कहा जाता है। ठीक है, ये भर्तियां दो तरह से होती हैं। एक सरकार खुद नियुक्त करने की पावर रखती है जो टेम्पोररी होते हैं, ठीक है, जब तक सरकार की कृपा रहती है तब तक वो बने रहते हैं, ठीक है, 2 साल 3 साल 4 साल, कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है। दूसरा जो एग्जाम के माध्यम से आते हैं वो तो पूरा एक निश्चित समय तक रहते हैं, ठीक है, परमानेंट होते हैं, उनको सरकारी वेतन मिलता है। और जो महाधिवक्ता और महान्यायवादी हैं ये संवैधानिक पद, ठीक है, भारत सरकार का पक्ष भारत के किसी भी न्यायालय में रखने के लिए एवं भारत सरकार को विधि विषय पर परामर्श देने के लिए एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। आर्टिकल 76 में कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। ये महान्यायवादी होते हैं जो हेड होते हैं, इनकी सहायता में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं, कई लोग भी वहां पे होते हैं। तो ये संवैधानिक पद है। सेम इसी तरह से राज्यों में राज्य सरकार को विधि विषय पर परामर्श देने एवं उनका पक्ष न्यायालय में रखने के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति भी की जाती है जो राज्यपाल के माध्यम से अपॉइंट होता है आर्टिकल 165 में। ये राज्य सरकारों को और ये केंद्र सरकार को विधि विषय पर परामर्श देते हैं और भारत के किसी भी न्यायालय में सरकारों का पक्ष रखते हैं। इनका भी यही काम है, विधि विषय पे ये परामर्श तो नहीं देते हैं। छोटे कोर्ट अधिवक्ता साहब है, इन्हीं को कोर्ट साहब भी बोला जाता है। क्या? कोर्ट साहब भी बोला जाता है। ये सरकार का पक्ष सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में और मजिस्ट्रेटों के कोर्ट में रखते हैं। दूसरा एक एम्बिकस क्यूरी भी होता है। एम्बिकस क्यूरी वो सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले में अपनी सहायता के लिए किसी अधिवक्ता को अपॉइंट कर सकता है, जिसको एम्बिकस क्यूरी के नाम से जाना जाता है। वो विधि विषयों पे सुप्रीम कोर्ट को सहायता देने के लिए नियुक्त किया जाता है। चलिए, अब यहाँ पे आपको देखना है परिभाषा लोक अभियोजक के बारे में। 2 पा में लोक अभियोजक को डिफाइन किया गया है। इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ था, लेकिन क्योंकि उसमें जो है माइक की बैटरी मेरे डाउन हो गई तो आवाज उसमें जो है नहीं क्लियर हो पाई, इसलिए मुझे ये वीडियो दोबारा बनाना पड़ा। ठीक, हाँ, मैं फिर एक चीज आपको बता दूं कि हमारी लाइव क्लास, फ्री लाइव क्लास प्रत्येक संडे को, ठीक है, लॉ के विषय पे लिया जाता है 8 से 10 बजे के बीच में शाम को, यानी 8 बजे से प्रारंभ होकर 10 बजे तक चलता है। आप उस लाइव क्लास का जो है यूट्यूब पे वीडियो भी मिल जाएगा लाइव क्लास का, साथ ही साथ वो लाइव क्लास भी डायरेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। केवल और केवल आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और उसके अलावा कुछ नहीं करना है। चैनल का नाम है राजेश लॉ सेंटर और ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास की भी सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है। 2 पा में डिफिनीशन दिया गया जिसमें कुछ भी नहीं बताया गया है, सिर्फ और सिर्फ कहा गया कि लोक अभियोजक का तात्पर्य जो धारा 24 के अधीन नियुक्त किया जाता है या उसके निर्देशन में कार्य करता है, यही है धारा 2 पा। तो लोक अभियोजक जो नियुक्त किया जाता है धारा 24 में और जो इसके निर्देशन में कार्य करता है वो भी लोक अभियोजक है। यानी जरा समझिए डिफिनीशन क्या कहती है कि जो लोक अभियोजक के रूप में अपॉइंट किया गया है और जो उसके निर्देशन में कार्य करते हैं वो भी लोक अभियोजक है। तो लोक अभियोजक के निर्देशन में कौन कार्य करता है ये बात कहाँ बताई गई है? ये बात धारा 301 में बताई गई है। ध्यान दीजिएगा, कहाँ? 301 में। इसी 301 में लिखा गया है कि जो सरकारी वकील है, यानी लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक, ठीक है,
इन लोगों को वकालतनामा हर मामले में, जिसको पावर बोलते हैं, लगाने की जरूरत नहीं। इनका वन टाइम पावर होता है, एक बार ये अपॉइंट हो जाते हैं तो इनकी पावर चलती रहती है हर मामले में। प्राइवेट अधिवक्ता को हर मामले में अपना पावर लगाना पड़ता है। तो इसी 301 में कहा गया है कि जो लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक है, इनको पावर लगाने की, यानी जो है हाजिरी के लिए जो है परमिशन की, अनुज्ञा की जरूरत नहीं होती है। हर एक मामले में सरकार की तरफ से ये हाजिर हो सकते हैं जब तक मना न किया जाए। दूसरा, जब किसी गवर्नमेंट केस में कोई पीड़ित किसी प्राइवेट अधिवक्ता को हायर करता है तो वो प्राइवेट अधिवक्ता इस लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक के निर्देशन में काम करते हैं, डायरेक्शन में काम करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो डायरेक्शन में जो प्राइवेट अधिवक्ता काम कर रहे हैं, लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक के, वो भी लोक अभियोजक या सहायक वो लोक अभियोजक ही माने जाते हैं। यही बात धारा 2 में बताई गई है। तो अब ये तो आपने समझ लिया। लोक अभियोजक की नियुक्ति यहाँ धारा 24 में की गई है कि पहले तो लोक अभियोजक का कार्य बताया गया है कि किसी भी अभियोजन का, अपील का या कार्रवाई का संचालन करने के लिए प्रत्येक 3 बातें, अपील, अभियोजन या कार्यवाही का संचालन करने के लिए हाईकोर्ट की सहमति से केंद्र सरकार और राज्य सरकार कम से कम एक अधिवक्ता को, एक लोक अभियोजक की नियुक्ति करती है। अपर की भी नियुक्ति कर सकते हैं, आवश्यकता अनुसार, वो मैंडेटरी नहीं है। और हर एक जिले में राज्य सरकार, उपधारा 3 में लिखा हुआ 24(3) में कि हर एक जिले में राज्य सरकार भी एक लोक अभियोजक की नियुक्ति करेगी, मैंडेटरी है। अपर की भी नियुक्ति कर सकती है। केंद्र सरकार, धारा 24 की उपधारा 2 में बताया गया है कि केंद्र सरकार भी चाहे तो हर एक जिले में अपना लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है, मैंडेटरी नहीं है। राज्य सरकार के लिए जिले में और हाईकोर्ट में एक एक लोक अभियोजक नियुक्त करना मैंडेटरी है। केंद्र सरकार के लिए केवल हाईकोर्ट में नियुक्त करना मैंडेटरी है, प्रत्येक जिले में नहीं है। लेकिन हाईकोर्ट में जो लोक अभियोजक नियुक्त किया जाएगा वो हाईकोर्ट के अनुमति से होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो लोक अभियोजक है, ये इसकी नियुक्ति होगी कैसे? उपधारा 4(24) की बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कहा गया है कि डीएम एक पैनल तैयार करेगा सेशन जज के अनुमति से। सेशन जज, नॉट सेशन कोर्ट, सेशन जज, ध्यान दीजिएगा, सत्र न्यायाधीश के अनुमति से एक पैनल तैयार करेगा। और उपधारा 5 में कहा गया है कि इस पैनल से ही लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाएगी, अन्यथा नियुक्ति नहीं होगी। लेकिन उपधारा 5 का एक अपवाद उपधारा 6 में लिखा गया है कि जिस राज्य में अधिवक्ता लोक अभियोजक की नियुक्ति का कोई काडर बना हुआ हो, उस राज्य में उस काडर के अनुसार भी नियुक्ति की जा सकती है। अब प्रश्न यह है कि जो धारा 24 में लोक अभियोजक नियुक्त किया जा रहा है, इसके लिए कम से कम 7 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। कितना? 7 साल की प्रैक्टिस होना चाहिए, तभी आप लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। लोक अभियोजक की कोई डायरेक्ट भर्ती नहीं आती है, ध्यान दीजिएगा। ये सरकार के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, या तो जो डीजीसी एडीजीसी होते हैं ये होते हैं, या तो फिर जो सहायक लोक अभियोजक भर्ती के माध्यम से अपॉइंट हुआ है, जब उसी को प्रमोट किया जाता है तब वो भी लोक अभियोजक के रूप में काम करता है। तो ये तो आपने 24 देख लिया। 24(8) में विशेष लोक अभियोजक भी जरूरत पड़ने पे केंद्र सरकार या राज्य सरकार नियुक्त कर सकती है। कौन? केंद्र सरकार या राज्य सरकार विशेष लोक अभियोजक की भी नियुक्ति कर सकती है जरूरत पड़ने पे, किसी भी वर्ग या किसी भी समुदाय के मामले का निस्तारण करने के लिए। लेकिन जो विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया जाएगा, स्पेशल लोक अभियोजक, उसकी योग्यता बताई गई कम से कम 10 साल की प्रैक्टिस उसके पास होना मैंडेटरी है। कहाँ बताया गया है? धारा 24(8) में। स्पेशल लोक अभियोजक 10 साल की प्रैक्टिस होना मैंडेटरी। ठीक है, जो लोग सीआरपीसी को पढ़ रहे हैं या पहले से पढ़े वो ध्यान कर दे। स्पेशल न्यायालय की बात की गई है धारा 13 में, स्पेशल न्यायिक मजिस्ट्रेट धारा 13, स्पेशल महानगर मजिस्ट्रेट धारा 18, स्पेशल लोक कार्यपालक मजिस्ट्रेट धारा 21 और स्पेशल लोक अभियोजक धारा 24(8). तो धारा 13, धारा 18, धारा 21 और धारा 24(8) ये सब स्पेशल से जुड़े हुए हैं। और स्पेशल समन धारा 206, ध्यान रखिएगा। स्पेशल समन कहाँ जारी होता है? धारा 206। ये सब सीआरपीसी की धारा में बता रहा हूँ। चलिए अब धारा 25, तो अच्छा 24 में ये आपने देख लिया कि जो लोक अभियोजक है उसके लिए 7 साल की प्रैक्टिस उपधारा 7 में बताई गई है। 7 में 7 साल की प्रैक्टिस। विशेष लोक अभियोजक जो बनाया जाता है उसके लिए 10 साल की प्रैक्टिस चाहिए, उपधारा 8 में बताया। धारा 25 सहायक लोक अभियोजक की बात की गई। यही सहायक लोक अभियोजक, हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा,
ये जो लोक अभियोजक की नियुक्ति यहाँ 24 में की जा रही है, ठीक है, ये कहाँ मामले में कार्य करेगा, इसको डिटेल में थोड़ा सा यहाँ धारा 225 में बताया गया है। ये देखिए 225 लिखा है, सत्र न्यायालय में अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाएगा। यानी सेशन कोर्ट में अभियोजन का संचालन कौन करेगा, यानी आपराधिक मामले की शुरुआत कौन करेगा, सत्र न्यायालय में सरकार की तरफ से यानी पीड़ित की तरफ से लोक अभियोजक करेगा। कहाँ लिखा, धारा 225 में लिखा हुआ है, जो सीआरपीसी का चैप्टर नंबर 18 है, ठीक है, चैप्टर नंबर 18 की पहली धारा है, सेशन ट्रायल के नाम से जो जाना जाता है, इसी में बात बताई गई है। लेकिन जो बात यहाँ धारा 225 में बताई गई है वो सहायक लोक अभियोजक के लिए धारा 25 में ही बता दी गई। धारा 25 में सबसे पहले लिखा है शुरू में कि मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में अभियोजन का संचालन करने के लिए राज्य सरकार सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति करेगी। कहाँ, मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में अभियोजन का संचालन करने के लिए कौन नियुक्त करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। तो जो सहायक लोक अभियोजक होता है ये कहाँ अपना पक्ष सरकार का रखता है, किस कोर्ट में, मजिस्ट्रेटों के कोर्ट में रखता है। ध्यान दीजिएगा, चाहे वो मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट का मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट से है, ठीक है, चाहे वो महानगर का हो या अदर 24। लेकिन 25 में यही भर्ती होती है, ठीक है, डायरेक्ट भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से, यानी राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से डायरेक्ट भर्तियां यही आती हैं, ठीक है। सहायक लोक अभियोजक की धारा 25 में कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती है, केवल एलएलबी की डिग्री होना ही पर्याप्त है आपके पास। यहाँ तक यूपी में अपेयरिंग में भी आप डाल सकते हैं, अगर लास्ट सेमेस्टर का आपने एग्जाम दे दिया है, रिजल्ट नहीं आया है, तो भी आप ये फॉर्म डाल सकते हैं। बस ये फाइनल होने तक आपका जो है मार्कशीट आ जाए। तो सहायक लोक अभियोजक के बारे में एक और महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा हुआ है कि यदि सहायक लोक अभियोजक का पद यानी किसी कारण से वैकेंट केवल अनुपस्थित है, वैकेंट नहीं अनुपस्थित है सहायक लोक अभियोजक किसी मामले में और उस मामले का संचालन किया जाना जरूरी है, तो डीएम को ये पावर है कि किसी भी पुलिस अधिकारी को वो उस समय सहायक लोक अभियोजक की पावर दे सकता है। कितनी महत्वपूर्ण पॉइंट, इस सहायक लोक अभियोजक की पावर दे देगा कौन, डीएम देता है। इस सहायक लोक अभियोजक के रूप में उसको नियुक्त कर सकता है, किसको, पुलिस अधिकारी को। लेकिन शर्त दो कि ऐसे पुलिस अधिकारी जिसका उस मामले में इन्वेस्टिगेशन के रूप में उसने भाग लिया हो, और दूसरा पॉइंट यानी जो उस मामले में जिसमें उसे नियुक्त किया जा रहा है पुलिस अधिकारी को सहायक लोक अभियोजक, अगर वो उस मामले में आईओ रहा है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रहा है, और उसकी रैंक इंस्पेक्टर से नीचे की यानी वो एसआई है, तो वो यहाँ पे सहायक लोक अभियोजक नियुक्त नहीं किया जा सकता। ना तो वो एसआई रैंक का हो यानी वो इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के रैंक का हो पुलिस अधिकारी, पहली शर्त। दूसरा, उस मामले में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के रूप में भाग ना लिया हो, तो उसी को लोक अभियोजक की सहायक लोक अभियोजक की अनुपस्थिति में मामले का संचालन करने के लिए अपॉइंट किया जा सकता है धारा 25 में डीएम के द्वारा। लेकिन धारा 25 में डीएम नियुक्त तो कर रहा है, लेकिन वो मामले का संचालन उसमें तब तक नहीं करेगा जब तक वो मजिस्ट्रेट उसको परमिट ना कर दे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसको परमिट ना कर दे। धारा 302 में जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसको परमिट करेगा तभी वो मामले का संचालन कर पाएगा। नियुक्ति तो डीएम कर रहा है धारा 25 में, लेकिन मामले का संचालन वहां जुडिशियल मजिस्ट्रेट के परमिशन से ही करेगा। ये 302 में बताया गया है सीआरपीसी। और यहाँ दो शर्तें वो भी बता दी गई हैं जो ऑलरेडी 25 में लिखी हुई थी कि वो आईओ नहीं होना चाहिए उस मामले में, और साथ ही साथ इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे का भी नहीं होना चाहिए। ये बातें 302 में ही लिखी। अब तो ये तो आपने देख लिया, परिभाषा समझ लिया, लोक अभियोजक के बारे में समझ लिया, सहायक लोक अभियोजक के बारे में समझ लिया। इन पे ये किसके अधीन होते हैं, लोक अभियोजक सहायक लोक अभियोजक किसके अंडर में कार्य करते हैं। अब ये धारा 25 पढ़ाएंगे जो 2005 में जोड़ी गई है, 23 जून 2006 से लागू है। कब से लागू है, 23 जून 2006 से। बहुत महत्वपूर्ण धारा है और इस पूरे वीडियो से कम एक क्वेश्चन आपके एपीओ एग्जाम में 100% गारंटी है पूछा ही जाएगा। ठीक, साथ ही साथ हमारी ऑनलाइन क्लास जो फ्री में होती है हर संडे को शाम 8 से 10 बजे, उसको लेना आप लोग मत भूल जा करिए, ठीक है, फ्री में आपको उपलब्ध हो जाता है। 25A में क्या लिखा है कि अभियोजन निदेशालय, अभियोजन निदेशालय का प्रावधान मूल संहिता में नहीं था, 2005 में लाया गया जो 23 जून 2006 से लागू। ये अभियोजन निदेशालय में बताया गया है कि राज्य सरकार प्रत्येक राज्य मतलब हर राज्य की बात कर दी गई,
कि एक अभियोजन निदेशालय बनाएगी, एक अभियोजन निदेशालय बनाएगी। और ये अभियोजन निदेशालय जो होगा ये उस राज्य के गृह विभाग के प्रशासनिक विभाग में अंडर नहीं, गृह विभाग जो गृह विभाग है, ठीक है, उस गृह विभाग का जो प्रशासनिक विभाग है उसके अंडर में काम करेगा। गृह विभाग का जो सचिव होता है उसके प्रशासनिक कार्यों के नियंत्रण में होगा। ये एग्जाम में पूछा गया है। अभियोजन निदेशालय में 2 पोस्ट होते हैं, एक अभियोजन निदेशक, एक अभियोजन उप निदेशक। निदेशक और उप निदेशक दोनों की ही नियुक्ति राज्य सरकार करती है, लेकिन उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। किसके परामर्श से? उस राज्य का जो उच्च न्यायालय है उसका जो मुख्य न्यायाधीश है उसके परामर्श से राज्य सरकार अभियोजन निदेशालय में अभियोजन निदेशक की एवं आवश्यकता अनुसार अभियोजन उप निदेशक की नियुक्ति करती है। यानी एक उप निदेशक की नियुक्ति कम से कम करना जरूरी है, एक से अधिक भी की जा सकती है, और डायरेक्टर तो एक होगा ही होगा। किसके अंडर में काम करेगा? उस राज्य के गृह विभाग के जो सचिव उनके प्रशासनिक नियंत्रण में काम करेगा। जो अभियोजन निदेशक और उप निदेशक होंगे, डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर, इस पोस्ट पर आने के लिए कम से कम 10 साल की प्रैक्टिस होना मैंडेटरी है। ध्यान रखिएगा, कितने साल की? 10 साल की प्रैक्टिस होना मैंडेटरी है। अभी आपने यही प्रैक्टिस विशेष लोक अभियोजक के लिए भी देखा था, 10 साल की प्रैक्टिस होना चाहिए। कहाँ? 24 की उपधारा 8 में बताया गया। तो अब 200 धारा 25A में एक और महत्वपूर्ण पॉइंट बताया गया है कि धारा 25A में जो डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर है, जितने हाई कोर्ट में लोक अभियोजक हैं, हाई कोर्ट में काम करने वाले लोक अभियोजक जो है डायरेक्टर के अंडर में काम करते हैं, यानी अभियोजन निदेशक के अंडर में काम करते हैं। और जो जिले पे चाहे वो मजिस्ट्रेटों का कोर्ट हो, चाहे सेशन कोर्ट हो, वहां पे चाहे सहायक लोक अभियोजक हो, विशेष लोक अभियोजक हो या लोक अभियोजक हो, ये सब अभियोजन उप निदेशक के अंडर में काम करते हैं, डिप्टी डायरेक्टर के अंडर में काम करते हैं। तो जितने भी लोक अभियोजक हैं वो चाहे स्पेशल हो या जनरल हो, अगर वो हाई कोर्ट में है तो डायरेक्टर के अंडर में, और हाई कोर्ट से भी अगर वो लोअर कोर्ट में है तो डिप्टी डायरेक्टर के अंडर में काम करते हैं इनको। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया आपका। उसके बाद जो अभियोजन निदेशक है, अभियोजन निदेशक अभियोजन निदेशालय के अंडर में काम करता है, और जो अभियोजन उप निदेशक है वो अभियोजन निदेशक के अंडर में काम, यानी डिप्टी डायरेक्टर डायरेक्टर के अंडर में काम, और डायरेक्टर जो है अभियोजन निदेशालय के अंडर में काम करता है। तो इस तरह से आपने धारा 25 ये भी समझ लिया, 25 भी, 24 भी, दोपा भी, ये सब बहुत महत्वपूर्ण धाराएं हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। चलिए, उसके बाद 225 तो अभी अभी मैंने धारा 24 के साथ पढ़ा दिया कि सत्र न्यायालय में मामले में अभियोजन का संचालन कौन करता है? लोक अभियोजक करता है। 225 में लिखा है सत्र न्यायालय में और मजिस्ट्रेटों के कोर्ट में अभियोजन का संचालन कौन करता है? ये 25 में लिख दिया गया है कि सहायक लोक अभियोजक करता है। 301 मैंने अभी भी बता दिया कि सरकारी जो अधिवक्ता हैं, ठीक है, चाहे वो लोक अभियोजक हो, सहायक लोक अभियोजक हो, शासकीय अधिवक्ता हो, अपर शासकीय अधिवक्ता हो, इनको परमिशन की जरूरत नहीं, इन्हें पावर लगाने की जरूरत नहीं है। अपॉइंट हो गए तो इनका पावर ऑलरेडी हर मामले में चलता रहता है। ठीक, और इनके अंडर में जो प्राइवेट अधिवक्ता कोई हायर कर लेता है तो वो प्राइवेट अधिवक्ता इस लोक अभियोजक के डायरेक्शन में काम करता है और वो भी लोक अभियोजक माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। 302 में अभियोजन का संचालन करने की अनुज्ञा, यानी जब वही डीएम धारा 25 में सहायक लोक अभियोजक की अनुपस्थिति में किसी महत्वपूर्ण कार्य का निस्तारण करने के लिए पुलिस अधिकारी को लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करता है, तब वो पुलिस अधिकारी तब तक उस मामले में अभियोजन का संचालन नहीं कर सकता जब तक वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसे परमिट ना करे। और 2 शर्तें लगी हुई है कि वो पुलिस अधिकारी आईओ उस मामले में ना हो और साथ ही साथ वो इंस्पेक्टर के रैंक से नीचे का ना हो। यानी इंस्पेक्टर है तब भी चल जाएगा, वो यहाँ बनाया जा सकता है लोक अभियोजक अधिकारी, सहायक लोक अभियोजक अधिकारी, बशर्ते वो आईओ ना, वो ऐसा ही नहीं होना चाहिए। तो ये तो 302 भी आपने समझ लिया। अब एक निःशुल्क विधिक सहायता की भी बात की गई है। कई अधिवक्ता ही तो मुहैया कराया जाता है निःशुल्क विधिक सहायता में, तो निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान धारा 304 में किया गया है सीआरपीसी में। कहाँ पे? 304 में किया गया है। तो 304 में कहा गया कि कोई भी सेशन कोर्ट में,
ठीक है। निःशुल्क विधिक सहायता का तो प्रावधान ऑलरेडी है, मजिस्ट्रेटों के कोर्ट में भी, हाई कोर्ट राज्य सरकार से परमिशन को लेके वहां भी व्यवस्था कर सकता है। 165-76 मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था। ये महाधिवक्ता राज्यों के लिए होता है, महान्यायवादी केंद्र सरकार के लिए होता है, इनका कोई कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। ये राज्यपाल के और ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रेरित पद धारण करते हैं। केंद्र सरकार और ये राज्य सरकार को विधि विषयों पर परामर्श देते हैं, और भारत में किसी भी न्यायालय में ये राज्यों का और केंद्र सरकार का पक्ष रखते हैं। इसके बारे में कई बार पूछा गया, महान्यायवादी केंद्र सरकार का पक्ष कहाँ रखता है? तो भारत के किसी भी न्यायालय में पक्ष रख सकता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से मैंने कोशिश किया लोक अभियोजक के बारे में सारे प्रोविजन को एक साथ समझाने के लिए। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है, कि वीडियो में जो चीजें बताएंगी वो आप लोगों को समझ में आया, मजा भी आया कि नहीं आया। और इस तरह से फिर हम अब दूसरा वीडियो लेकर के आप लोगों के साथ हाजिर होंगे। आप लोग इसको देखिए, समझिए और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करिए।